Hello everyone, welcome to Biology by Amrit Arora, and I am Amrit Arora, your favorite biology educator, and welcome to part 2 of the amazing series of NCERT reading and questions from the chapter Human Health and Diseases. तो आज हमने क्वेश्चन शुरू करने हैं. हमने लास्ट क्लास में डिजीजेस की पूरी NCERT रीडिंग हमने खत्म कर दी थी, राइट? तो आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे. शुरू करें आज? चलिए शुरू करते हैं अंताक्षरी आज लेके प्रभु का नाम. चलो फिर. अच्छा, अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैंने डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्यों नहीं दिए हैं एंड मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर आज क्यों नहीं करा रही हूँ. क्योंकि देखो, यू वुड नो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक ही चैप्टर के कभी कभी दो टॉपिक्स जो कि अब तक हमने किए नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक होता है जो स्टार्टिंग में छोटा छोटा दिया होता है एंड बाद में जाके डिटेल में दिया होता है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में. ठीक है, तो होता क्या है, हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं होता है लेकिन हम उसके क्वेश्चंस करते हैं, वो सही बात नहीं है ना. सो आई डोंट वांट दैट. मैं चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के जैसे मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस हैं जो कि सामने वाले टॉपिक को पहले लेते हैं, पहले वाले को बाद में लेते हैं या मिक्स करके लेते हैं, ये हम पूरे के पूरे चैप्टर करने के बाद करें. तो अभी हम नॉर्मल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. जो भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड करेंगे, एनसीईआरटी के बेसिस पे करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस. ठीक है, एंड जैसे ही ये सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इट इज आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रीवियस ईयर. जैसे पूरी एक क्लास में सिर्फ प्रीवियस ईयर की ले लूंगी. क्लियर? शुरू करें? चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं हो गया. एनसीईआरटी का बेस चाहिए? नहीं, एनसीईआरटी का बेस तो नहीं है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी है. ये क्यों? क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी ना मैंने तुम्हें. तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या कहती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, it is a state of complete physical, social and mental well-being. It is a state of complete physical, social and mental well-being. ठीक है, तो शुरू करते हैं. अब इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स, इन चारों में से कौन कौन से फैक्टर्स आपकी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमें ये बताना. तो सबसे पहले इन्फेक्शंस. तो क्या इन्फेक्शंस फिजिकली आपको अफेक्ट करते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल करते हैं. फिजिकली कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट हमें तो लगता था कि अगर सिर्फ फिजिकली कुछ हो रहा है तो हमारी हेल्थ ठीक नहीं है. तो फिजिकल अफेक्ट को तो बिल्कुल अफेक्ट करते हैं इन्फेक्शंस. क्या सोशली अफेक्ट करते हैं? हाँ, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं. मेंटली अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है. हाय मैं कितना वीक हो गया हूँ, है ना, ऐसी ऐसी बातें आती हैं. ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. वैसे भी जब बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा होता है तब वैसे आपके माइंड को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है साइलेंट म्यूटेशन. तो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन बेटा होता है, ये मान लो ये आपका डीएनए है. ठीक है, इस डीएनए में बेस पेयर्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे बना देते हैं, ऐसे बेस पेयर्स होंगे, है ना, बेस पेयर्स होंगे. अब इस बेस पेयर, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा होना चाहिए था, इसकी जगह ये फुदकता फुदकता दूसरे कलर का आ गया, दूसरे कलर का बेस पेयर आ गया. अब इस बेस पेयर का ये जो प्रेजेंस है ये डिफरेंट है. डिफरेंट होना यानी कि म्यूटेशन हो रही है. तो वोंट दिस बी साइलेंट म्यूटेशन? अब ये बिल्कुल छोटी सी म्यूटेशन है, पता भी नहीं लग रहा कि ये है, पता भी नहीं लग रहा ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, अपीयरेंस चेंज हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. तो अगर कुछ चेंज नहीं हुआ लेकिन म्यूटेशन आई है तो हम इसे साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे. तो क्या ये आपको फिजिकली अफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही. क्या ये आपको सोशली अफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही. क्या ये आपको मेंटली अफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही. इन्फेक्शंस अफेक्ट कर रहा है? हाँ जी कर रहा है. इन्फेक्शंस अफेक्ट तो कर ही रहे हैं. साइलेंट म्यूटेशंस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. क्या लाइफस्टाइल अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. दारू सुट्टा ये सब आजकल इतना चल रहा है, लेकिन साथ साथ में जिम जाना भी चल रहा है. सेडेंटरी लाइफ, एक तरफ जिम जाना चल रहा है, एक तरफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रहा है, एक तरफ अल्कोहल चल रही है, एक तरफ फ्रूट जूसेस चल रहे हैं, स्मूदीज चल रही हैं,
राइट। तो ये सारा का सारा आपके हेल्थ को फिजिकली तो अफेक्ट करता ही है, सोशली भी करता है, मेंटली भी करता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आपके लाइफस्टाइल से अफेक्ट होते हैं। तो क्या आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्या इन सबसे आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है? बिल्कुल होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो 1 3 4, 1 2 4, 2 तो नहीं है, 1 एंड 2, 2 तो नहीं है, 1 3 एंड 4 ये है। एक बार लास्ट वाले भी देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, हमें तो पता ही है 2 तो है ही नहीं। तो फिर आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया? 1 3 एंड 4। आंसर हो गया हमारा 1 3 एंड 4, ठीक है। 1 3 एंड 4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आते ही आपने यहाँ पे IMP लिख लेना है। क्या लिख लेना है? IMP। IMP का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते दिमाग में मन में लड्डू फूटा, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेल्थ एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। कौन सा बताना है? इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल अफेक्ट करता है। और कौन ही मेंटेन करेगा अपनी हेल्थ को? तो इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। Now next is health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. रटी हुई definition पता है, सही है। Health increases productivity and economic prosperity. NCERT line है ना, NCERT की लाइन तुम्हें पढ़ाई थी ना मैंने कि सरकार क्या चाहती है, तुम्हारी हेल्थ क्यों ठीक रहे? ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़े, पैसा आए देश में। क्यों? वो कैसे आएगा? वो तुम्हारी हेल्थ से आएगा। वैसे मैंने भी तुम्हें बताया था कि ये कैसे होगा। तुम्हारे पास पैसा, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो ये कैसे होगा सक्सेसफुल? तुम्हारे लिए कोई भी गोल हो सकता है तुम्हारे लिए सक्सेसफुल होना, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल का क्या होता है? पैसा कमाना है। अगर तुम्हारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, पैसा कहाँ से कमाओगे? तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है हेल्थ, ठीक है। एंड अच्छी हेल्थ इंक्रीज करती है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को। प्रोडक्टिविटी की बात करें, क्या तुमसे पढ़ा जाता है बुरी हेल्थ में? नहीं ना। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो लास्ट वाला हमारा आंसर हो तो गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। हेल्थ इंक्रीजेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। इंक्रीजेस नहीं नहीं, ये तो डिक्रीज करती है ना, डिक्रीज करती है ना। अगर हेल्थ अच्छी जा रही है तो मौत कैसे बढ़ेगी? मोर्टेलिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी होती है मौत, है ना। मोर्टेलिटी, अगर तो मतलब हेल्थ अच्छी चल रही है तो क्या मौत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। मौत की मौत हो जाएगी अगर हेल्थ इंक्रीज, अगर हेल्थ बढ़ेगी तो। मतलब मौत की मौत तो नहीं हो सकती है, लेकिन तुम्हारा जो मौत का न्योता होता है वो तो तुम धीरे कर सकते हो ना, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट हेल्थ इंक्रीजेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, क्योंकि वो डिक्रीज करती है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी यहाँ पे भी आप लिख दो IMP, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सब 5 स्टेटमेंट्स है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो है Salmonella typhi, a pathogenic bacterium which enters the human intestine through contaminated food and water and migrate to other humans or migrate to other organs through blood. तो Salmonella typhi ह्यूमन, इसके कीवर्ड्स क्या हैं? तो मैं अभी दिख क्या रहा है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं? इसके कीवर्ड्स हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट थ्रू ब्लड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, ऐसा लग रहा है मेट्रो में बोल रही हूँ, नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, please mind your gap. The next statement is sustained high fever, weakness,
Stomach pain, constipation, headache, loss of appetite are some common symptoms of typhoid. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? तो यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स दे रखे हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, बिल्कुल होता है। वीकनेस होती है, बिल्कुल होती है। स्टमक पेन होता है, बिल्कुल होता है। इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब तो रहेगा ही ना। बुखार हो रहा है तो हेडेक तो बिल्कुल हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट और हो रही है, जिस वजह से वीकनेस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टाइफॉइड वैक्सीन इज अवेलेबल एज डीपीटी वैक्सीन। इसके लिए अब मैं तुम्हें समझाती हूँ डीपीटी वैक्सीन बहुत प्यारी वैक्सीन है। इसके तीन डिजीजेस हैं। ये अब डीपी के बारे में तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, डीपी इज नॉट डिस्प्ले पिक्चर, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इसके लिए जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें टी के बारे में जानना जरूरी है कि टी का मतलब है टेटनस। ठीक है, टी का मतलब है टेटनस। तो यहाँ पे जो टी है दैट स्टैंड्स फॉर टेटनस। ठीक है, दिस डज नॉट स्टैंड फॉर टाइफॉइड। ठीक है, दिस डज नॉट स्टैंड फॉर टाइफॉइड। तो टाइफॉइड वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल एज डीपीटी वैक्सीन। हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तो हो गई हमारी पहली गलत स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। वाइड सिम्टम्स है तो वाइडल टेस्ट लगेगा, वाइड सिम्टम्स है तो वाइडल टेस्ट लगेगा। तो ये भी हो गई हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। The patient of this disease is not required to be treated with antibiotics. हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यार। एंटीबायोटिक्स के बिना क्या टाइफॉइड ट्रीट हो सकता है? बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को मारने की तो जरूरत है ना। वो टाइफॉइड की स्टेज पे तभी तो आया क्योंकि बॉडी उसे झेल नहीं पा रही है। तो एंटीबायोटिक्स की तो बिल्कुल जरूरत है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट है? 1, 2 and 4। तो 1 and 2 ओनली नहीं, 3 and 5 तो दोनों ही गलत हैं। 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4 होगा ना। फिर क्या आंसर आया हमारा आंसर आ गया 1, 2 and 4। हमारा आंसर आ गया 1, 2 and 4। छोटा वाला ठीक था, 1, 2 and 4। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया एज, बताओ कॉमन कोल्ड और निमोनिया में डिफरेंस क्या है? कॉमन कोल्ड, सबसे पहला डिफरेंस कॉमन कोल्ड और निमोनिया के बीच कि कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तुम्हारी लंग्स से ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। तो कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। क्या अफेक्ट होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। राइट, सो निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस whereas common cold is caused by a bacteria. तुम्हें क्या लगता है? सबसे पहले तो यही वाले टॉपिक को खत्म करते हैं कि कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होता है। तो निमोनिया में क्या इफेक्ट होता है? निमोनिया में एल्वियोलाई इफेक्ट नहीं होते थे हमारे, एल्वियोलाई में पानी भर जाता था ना। तो एल्वियोलाई अफेक्ट हो रहे हैं निमोनिया के टाइम पे। सो द एल्वियोलाई गेट अफेक्टेड, दैट मींस द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट मींस द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, क्या अफेक्ट हो रहा है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड? राइनोवायरस, राइट। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो टेल मी वन थिंग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया व्हाट इज इट? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया व्हाट इज इट? ये तो बैक्टीरिया है ना बेटा। क्या है ये? दिस इज ए बैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया।
एंड यही अगर मैं बात करूं राइनो वायरस की, ये राइनो वायरस तो नाम से पता लग रहा है दैट इट इज ए वायरस, दैट इट इज ए वायरस। तो निमोनिया ये कह रहा है that pneumonia is caused by a virus and cold is caused by a bacteria। बताओ, निमोनिया ये कह रहे कि निमोनिया हो रहा है वायरस से, whereas alveoli, whereas common cold is caused by bacterium। ये तो बिल्कुल तौबा तौबा सिचुएशन है, नहीं तौबा तौबा सिचुएशन है कि मैडम जी निमोनिया हैपेंस फ्रॉम बैक्टीरिया, यहीं पे सामने लिखा हुआ है, एंड जो कॉमन कोल्ड है वो किससे हो रहा है, वो वायरस से हो रहा है ना। चलो फिर ओके, नाउ निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई, इसकी क्या है, निमोनिया अफेक्ट कर रहा है एल्वियोलाई, वेयरएज कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। कितनी प्यारी स्टेटमेंट है ना ये, इसे जरा मैं हाईलाइट नहीं करती अभी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज निमोनिया इज नॉन कम्युनिकेबल, हे भगवान, कॉमन कोल्ड इज कम्युनिकेबल, हे भगवान। नन ऑफ दीज पे तो ना कभी मत जाना, नन ऑफ दीज तो कभी आंसर नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज तो फिर भी 90% चांस होता है ऑल ऑफ दीज आंसर है, नन ऑफ दीज तो कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर निमोनिया क्या ये हमारे एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, हाँ जी मैम करता है। क्या ये कॉमन कोल्ड हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या हमारा आंसर बी ऑप्शन हो गया, बिल्कुल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is a toxic substance responsible for chills and high fever recurring every 3 to 4 days in malaria fever is interferon। पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है अब तक इंटरफेरॉन के बारे में। देखा, ये ऐसा ही क्वेश्चन होता है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे इंटरफेरॉन के बारे में मैंने बताया ही नहीं है, जिस वजह से ये आंसर तो हो नहीं सकता। हीरोडिन, इसका नाम तो मैंने ही नहीं सुना आज तक। कोलोस्ट्रम, चलो कोलोस्ट्रम के बारे में तो पढ़ चुके हो। कोलोस्ट्रम क्या होता है, कोलोस्ट्रम इज फर्स्ट बेबी मिल्क, है ना, जो फर्स्ट मिल्क जो मदर की ब्रेस्ट से आता है फॉर द बेबी, फर्स्ट बेबी मिल्क, है ना, लैक्टेशन का प्रोसेस के टाइम पे जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, जो कि विच इज रिच इन IgA, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। तो फिर क्या बचा, हीमोजोइन। क्या ये हीमोजोइन से होता था, बिल्कुल होता था। क्या होता था, हीमोग्लोबिन, हमारे स्पोरोसाइट्स आते थे, स्पोरोसाइट्स लीवर में आते थे, लीवर में मल्टीप्लाई करके लीवर के सेल्स के पाड़ के चीर पाड़ के ब्लड में जाते थे, ब्लड में जाते थे, आरबीसी में आते थे, आरबीसी में जाते थे, आरबीसी को भी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ग्लोबिन पार्ट सारा सारा खा जाते थे, हीमोजोइन बना देते थे, एंड फिर आरबीसी को चीर फाड़ के निकलते थे तो ये हीमोजोइन भी निकलता था। जब हीमोजोइन निकलता था दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर occurring in every 3 to 4 days in malarial fever। next question, read the following statement। अब क्या करना है, इस पे हमें IMP लिखना है, इसमें हमें IMP लिखना है। तो read the following statement and select the correct option। ओके, अब मलेरिया के देखना, malarial parasite requires 2 hosts, humans and mosquitoes, to complete its life cycle। फिर से बढ़ते हैं, मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट्स, ठीक है, हाँ जी। तो हमने क्या बोला, द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, ह्यूमंस एंड मस्कीटोज, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हीमोजोइन क्या होता है, स्टेटमेंट नंबर 2 बात कर रहा है हीमोजोइन के बारे में। तो व्हाट इज हीमोजोइन? Hemozoin is a toxic substance produced by the rupturing liver cells during malarial infection, during malarial infection। तो क्या बोला इसने, Hemozoin is a toxic substance produced by rupturing of liver cells during malarial infection। क्या ये सही है? सबसे पहले स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं। अब हमें बताने की करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। तो स्टेटमेंट 1 कह रही है मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट्स, ह्यूमंस एंड मस्कीटोज टू कंप्लीट दिस लाइफ साइकिल, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहती है, स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है दैट हीमोजोइन इज टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रप्चरिंग ऑफ लिवर सेल्स ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन। क्या ये सही है? आधे बच्चे बोलेंगे मैम सही है, क्यों? क्योंकि इन्होंने
ये मेरा फेवरेट वर्ड नहीं पड़ा। फेवरेट वर्ड कौन सा नाम है आपका? मेरा फेवरेट वर्ड है लीवर। क्या हीमोजोइन लीवर सेल्स से निकलता है? बताओ, क्या हीमोजोइन लीवर सेल्स से निकलता है? नहीं निकलता ना। किससे निकलता है? ये तो आरबीसी से नहीं निकलता। हीमोजोइन आरबीसी से निकलता है ना। तो फिर हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन। तो क्या ये सही है? नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो क्या बोलें? स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्या ये सही है? हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, देख रहे हो मलेरिया के कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बाकी सबसे तो चुनने चुनने आ ही जाते हैं ना, कॉज डिवीजन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम sexual reproduction takes place in which of the following hosts? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो कि मेल एनोफिलीज मस्कीटो? ह्यूमन का तो छोड़ दो, ह्यूमन का तो हमें पता है कि ह्यूमन में क्या होता है। ह्यूमन में एसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेजेस होते हैं? ह्यूमन में एसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं, राइट। एंड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होती है कि मेल। अब हमारा क्वेश्चन है ये, अब सबसे दुष्ट कौन होता है? तुम बताओ, सबसे दुष्ट तुम्हें क्या लगता है? फीमेल्स लगते हैं कि मेल्स लगते हैं? मेल्स तो बहुत परेशान है फीमेल्स से, एंड हमारी फीमेल्स ही हैं जो थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर देती हैं, तो फीमेल ही होगा ना। फीमेल ही कर लेते हैं अभी आंसर, बाद में देख लेंगे। फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। परेशान तो वही करती है ना, लड़कियां परेशान करती है, लड़के तो हम परेशान करते नहीं है ना। तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। Now, where will you look for the sporozoites of malarial parasites? Sporozoites कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? Sporozoites कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो स्पोरोजोइट्स हमारे प्रोड्यूस होते वो मच्छर के अंदर है। मच्छर के अंदर स्टोर कहाँ होते हैं? ठीक है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, salivary glands of freshly molted female anopheles mosquito, spleen of infected humans कि RBCs suffering from malaria। बताओ कहाँ देखोगे? अब स्प्लीन में तो नहीं मिलेंगे, स्प्लीन में तो रप्चर आरबीसी होते हैं, स्प्लीन में तो नहीं मिलेंगे। रप्चर आरबीसी होती है, आरबीसी होती है, स्पोरोज। लेकिन देखो जब तक आरबीसी तक प्लास्मोडियम हमारा पहुंचता है ना, वो स्पोरोजोइट्स के स्टेज खत्म हो चुके होते हैं, वो दूसरी स्टेज होती है। ठीक है, वो दूसरी स्टेज होती है, दैट इज नॉट द स्पोरोजोइट की स्टेज। तो स्पोरोजोइट अगर ढूंढने हैं तो अब हमारा क्वेश्चन आता है, सलाइवा के अंदर मिलेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेंगे? सलाइवा के अंदर मिलेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेंगे? डिफरेंस ए में मिलेंगे या बी में मिलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं बोलना चाहिए था, फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। अब क्या अगर तुम्हें याद है कि फॉर एग्जाम्पल ये किसी का हाथ है, ठीक है, इसके अंदर वो आरबीसी वाला पूरा का पूरा प्रोसेस चल चुका है। ये किसी का हाथ है एंड इसके अंदर अभी पूरा का पूरा प्रोसेस चल चुका है, ठीक है। अब इसके पास मच्छर बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में आया, ये उड़ता हुआ मच्छर आया, इसने मारा डंक, ठीक है। ये उड़ता हुआ मच्छर आया, इसने मारा डंक, इसने डंक मारा तो ये जो ब्लड वेसल्स थी इसने ले लिए। अब क्या लेंगे? ये कौन सी स्टेज होती है मुझे बताओ? ये गैमीटोसाइट्स की स्टेज को नहीं लेते हैं, मुझे बताओ। ये गैमीटोसाइट्स की स्टेज को नहीं ले रहे होते हैं, गैमीटोसाइट्स की स्टेज को लेते हैं ना ये। तो ये गैमीटोसाइट्स आते हैं, फिर गैमीटोसाइट्स क्या करते हैं? ये गैमीटोसाइट्स के मच्छर के अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती? क्या हो जाती है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है, राइट। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद स्पोरोजोइड्स बनते हैं, जाइगोट बनने के बाद स्पोरोजोइड्स बनते हैं,
ठीक है, समझ आया? तो अगर मुझे अब स्पोरोजोइड्स ढूंढने हो, तो अब अगर तुम्हें पता हो, अब मैंने तुम्हें समझाया कि मच्छर के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोजोइड्स आते हैं, तो ये भी तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ना। तो अगर कोई फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, कोई फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, उसमें अब तक स्पोरोजोइड्स नहीं बनेंगे, उसमें अब तक स्पोरोजोइड्स नहीं बनेंगे, उसमें अभी फर्टिलाइजेशन होनी बाकी है, उसमें अभी स्पोरोजोइड्स बनने ही बाकी हैं। तो अगर मेरे को स्पोरोजोइड्स चाहिए, आई विल लुक इन द सलाइवा ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है, नेक्स्ट। ओह, इतना लंबा क्वेश्चन, यही तो नीट का कमाल है। IMP, ठीक है। अरेंज दी स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट शुरू करते हैं। स्पोरोजोइड्स लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द लीवर सेल्स ऑफ द मैन। एक बार सारी के सारे ना स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पोरोजोइड्स लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द लीवर सेल्स ऑफ मैन। Then next is sporozoids present in the salivary glands of female Anopheles mosquito are injected into the bloodstream of the man. पहले सारी पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करते हैं, ठीक है। The third statement says the parasite reproduces asexually in RBCs, resulting in bursting of RBCs, causing the cycles of fever, released parasites, infect new RBCs. ये तो बहुत आगे की बात है, ये तो फिर भी थोड़ा सा है, बिल्कुल स्टार्टिंग का, ये तो बहुत आगे की बात है। Next is the parasite reproduces asexually in liver cells, ultimately causing the rupture of cells. So parasite reproduces asexually in liver cells, ultimately causing the rupturing of cells. ये भी नहीं है। Then 2 types of gametocytes, that is microgametocytes and megagametocytes, develop in the RBCs. मेगा या फिर मैक्रोगैमीटोसाइट्स, कुछ भी हो सकता है। तो माइक्रो एंड मेगागैमीटोसाइट्स बन रहे हैं आरबीसी के अंदर, ये भी बहुत आगे जाके बात है। देन नेक्स्ट इज फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो टेक्स अप द गैमीटोसाइट्स विद द ब्लड मील ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये भी बहुत आगे जाके है। Mature infective stage parasites, sporozoid, escape from the intestine, migrate into the mosquito's salivary glands. Fertilization developmental stages takes place in mosquitoes stomach. तो सबसे पहले तो मच्छर काटेगा ना, उसके बाद ये लाइफ साइकिल चलेगी ना। तो ये कौन से स्टेज में काट रहा है? जब ये स्पोरोजोइड्स इंजेक्ट हो रहे हैं, जब ये स्पोरोजोइड्स इंजेक्ट हो रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो सबसे पहली स्टेज तो मेरी यही हो गई। तो सबसे पहले आएगा 2, सबसे पहले तो आएगा 2, ठीक है। ओके, देन ये सबसे पहला हो गया, दिस इज डन। अब ये स्पोरोजोइड्स ब्लड की स्ट्रीम से जाते जाते लिवर में जाएंगे, यानी कि उसके बाद आएगा 1, ठीक है ना। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। अब ये लीवर से कहाँ जाता है? लीवर से ये आरबीसी के अंदर जाता है ना, ये लीवर से आरबीसी के अंदर जाता है। तो द पैरासाइट्स पहले तो लीवर में रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये कहाँ है? ये 4th स्टेटमेंट है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, कॉजिंग द रप्चर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इस रप्चर के बाद क्या हो रहा है? रप्चर के बाद ये आरबीसी में जा रहे हैं, आरबीसी में एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं। तो द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन आरबीसीज, रिजल्टिंग इन बस्टिंग ऑफ आरबीसीज, कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज। तो नेक्स्ट हुआ 3rd, है ना। नेक्स्ट तो 3rd ही हुआ, है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट हो गया हमारा 3rd। नेक्स्ट इज, अब ये आरबीसी के अंदर रप्चर हो रहा है, आरबीसी के अंदर अब हीमोजोइन जा रहा है। तो द फीमेल, अभी तो अब गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे ना दूसरी आरबीसी में। तो नेक्स्ट भी हमारा हो गया 5th, है ना। 2 1 4 3 5, क्योंकि अब हमारे 2 टाइप के गैमेटोसाइट्स बन चुके हैं। ये गैमेटोसाइट्स हमारा मच्छर खाएगा, ठीक है। ये गैमेटोसाइट्स हमारा मच्छर खाएगा। ये हो रहा है 6th में, 6th के अंदर हो रहा है। अब ये
फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये गैमेटोसाइट जा रहे हैं, फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये इंटेस्टाइन से स्केप करके मच्छर के किस में जा रही है, ये जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो अब ये कहाँ पे है, 2 1 4 3 5 8 5 6 8 7 2 1, ये कहाँ हो रहा है, 2 1 4 3 5 6 8 7, पहला ऑप्शन बहुत बढ़िया पहले ऑप्शन में आ गया। चलो नेक्स्ट एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट्स। अब बोल दिया इंटेस्टिनल पैरासाइट, तो अब इंटेस्टाइन का ही पैरासाइट अगर बोल दिया तो हमारे पास 3 पैरासाइट्स हैं। एक तो है टाइप पैरासाइट, यानी कि चलो मैं डिजीज की बात कर रही हूँ, इंटेस्टाइन की 3 डिजीजेस हैं, एक है टाइफाइड, एक है एमीबिक डिसेंट्री, है ना, एमीबिक डिसेंट्री, एंड तीसरा क्या था, तीसरा था एक फंगल वाला कौन सा, तीसरा था एस्केरियासिस, है ना, एस्केरियासिस। तो एन इंटेस्टिनल parasite which causes blockage of the intestinal parasite, which causes blockage of the intestinal passage, whose eggs are secreted along with the feces of the infected person is, क्या वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टेड इंटेस्टिन वाला है, नहीं है। एपिडर्मोफाइटन, ये तो फंगस वाला है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन माइक्रोस्पोरम तो सेम ही है, TEM, है ना, तो ये हमारा इसमें आंसर हो गया एस्कैरिस, क्योंकि इंटेस्टाइन को तो सिर्फ एस्कैरिस ही अफेक्ट कर रहा है इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलिफेंटियासिस, अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट्स इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय। अब मैं इस ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी कि डिजीज का नाम कुछ और होगा, ये जो बच्चे सोचते हैं ना कि पॉजिटिव एजेंट का नाम बड़े प्यार प्यार से याद हो जाएगा। एलिफेंटियासिस तो ये कौन सा है, एस्कैरिस था, नहीं। इकोलाई, बिल्कुल इकोलाई, बेचारे को ऐसे ही नाम के रखा है। ट्राइकोफाइटन नहीं, सिर्फ वुशरेरिया जो है वुशरेरियासिस को भी कॉज करता है, एंड वुशरेरियासिस का ही दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो चलो अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर इम्यूनिटी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द, ये तो मैम जूम करके पढ़ाओ, ध्यान से कान खोलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबके कान खड़े हो जाएंगे प्रीवियस ईयर बोलते ही, है ना। तो चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज completely curable when detected early and treated properly? Which of the following is commonly sexually transmitted diseases curable when detected early and treated properly? तो अब मैं तुम्हें इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। इसकी ट्रिक है the 3 H's। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं वैसे भी ट्रिक बता दूँ। 3 H's, HIV, herpes, हेपेटाइटिस, ये 3 ऐसे अनक्योरेबल डिजीजेस हैं जिन्हें अगर हम अर्ली भी डिटेक्ट कर लें, ये दीज आर अनक्योरेबल डिजीजेस। कैसे हैं ये, दीज आर अनक्योरेबल, इन्हें हम क्योर नहीं कर सकते हैं। दीज आर द 3 H's, HIV, herpes, हेपेटाइटिस, है ना। तो सबसे पहला HIV, क्या ट्रीट हो सकता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जेनिटल हर्पीज, क्या हर्पीज हो सकता है, नहीं हो सकता। गोनोरिया, देखते हैं अभी। हेपेटाइटिस, नहीं हो सकता। तो आंसर इज गोनोरिया। ठीक है, सिर्फ ये ट्रीट हम कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं दूसरे कलर में डाल देती हूँ, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आंसर नहीं, 2023 तो आंसर नहीं हो चलो फिर, गोनोरिया इज द आंसर। ये प्रीवियस ईयर है। आज हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम अब हम इम्यूनिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट वरी, मैं भी ढेर सारे क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर होंगे। मैंने प्रीवियस ईयर एज अ टोल्ड यू इन द बिगिनिंग मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसमें मिक्स टॉपिक्स होते हैं, है ना। तो अगर वो मिक्स टॉपिक्स होते हैं तो उससे कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे अभी डीपीटी के टाइम पे भी कंफ्यूजन हुई,
है ना। अभी 2-3 जगहों पे और कंफ्यूजन नहीं, तो जब तक अनलेस नॉट यू हैवंट स्टडीड वो समझ नहीं आएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इम्यूनिटी शुरू करेंगे। छोटू सा लेक्चर था ये, क्वेश्चन लेक्चर था ये, बड़ा मजा आया आज। ठीक है, तुम्हारा क्या स्कोर बना मुझे बताना। अभी तुम अगर कंफ्यूज हो नीट की मार्किंग को लेके, किसी भी चीज की मार्किंग को लेके, देन जस्ट रिमेम्बर, तो बस अपने आउट ऑफ 10 दे दो जितने भी क्वेश्चंस थे आउट ऑफ दो एक एक नंबर दे दो अभी के लिए। ठीक है, just tell me the number of questions you got right and the number of questions you got wrong, and if any doubt anything just let me know, I will reply। ठीक है, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, कोई भी डाउट हो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो एंड ये सारे के सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे जाके ज्वाइन कर लेना। ढेर सारा मजा करेंगे। अब हम इम्यूनिटी का टॉपिक शुरू हो रहा है, चैप्टर आधा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर 2 क्लासेस और लगेंगे, चैप्टर का खल्लास कर देंगे, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, मजा आएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक करना, डाउट हो तो कमेंट करना, क्या पसंद आया वो भी कमेंट कर देना। अपने किसी दोस्त वोस्त या अपने बाबू सोना जादू टोना को भी भेज देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।